नमस्कार। पाचन तंत्र की कमजोरी एक ऐसा प्रॉब्लम बनता जा रहा है जिससे लगभग लगभग हर कोई ही, अगर कहा जाए कि 10 में से ज्यादा नहीं तो 7 से 8 लोग तो पाचन तंत्र की कमजोरी से ग्रस्त हैं ही। और सबको यह लगता है कि खाना पूरे तरीके से पच नहीं पा रहा है या फिर पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है। जिनका साफ हो रहा है उनका 3-3 4-4 बार साफ हो रहा है, या तो किसी को बिल्कुल ही लूज मोशन लग रहे हैं उसकी वजह से परेशान, और या फिर किसी को मोशन लग ही नहीं रहा है उसकी वजह से परेशानी। तो आज हमारे साथ हैं सुनील कुमार जायसवाल जी। इनकी भी कुछ इसी तरीके की समस्या रही है विगत कई सालों से, और ये हमारे पास लगभग कुछ 10 दिन पहले आए थे। जी जी 10 दिन पहले ये हमारे पास आए। तो आज हम इनके ही मुंह से सुनते हैं कि इनको क्या समस्या थी, कब से थी, इलाज कराया, आराम मिला नहीं मिला, दवाइयां ली, लेते हुए आराम रहा, उसके बाद कितना आराम रहा, और यहां इनको क्या क्या कराया गया और उससे इनको कितना आराम मिला है। तो सुनील जी, जी कैसा लगा आपको यहाँ? सबसे पहले तो ये बताएं। यहाँ पर तो सर बढ़िया लगा, दिनचर्या भी बढ़िया थी, खान पान में भी, और सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, और यहाँ का जो रूटीन रहा जी, सवेरे से लेकर के, मतलब जगने से लेकर के रात को सोने तक, तो दोनों में जल्दी लग गया। हाँ, कि जगना भी जल्दी जल्दी और सोना भी जल्दी। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को सर पाइल्स का था, करीब करीब 15-16 साल से। तो शुरू में तो खैर उतना नहीं था, और धीरे 3-4 साल में कभी बढ़ जाता तो कुछ दवाई ले लेता, अरिस्टोग्रा हो गया, जैसे आयुर्वेदिक दवा हो गया, हाँ। और तो आराम हो जाता कुछ दिन, फिर वही प्रॉब्लम। तो ऐसा मैं दवाई तो लेता ही था हमेशा, कभी होम्योपैथी का हो गया। अच्छा, ये पाइल्स जो है, पाइल्स मतलब जिसको बवासीर बोला जाता जी, है, जी, और लोग थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये पाचन तंत्र की कमजोरी कोई अलग बीमारी है और ये पाइल्स कुछ अलग ही है। जी, जी। लेकिन ऐसा मान के चला जाए कि जब तक आपकी आंतों में मल को बाहर फेंकने की क्षमता ठीक बनी रहती है, जी, तब तक लगभग लगभग ऐसा होता है कि मल अगर आसानी से निकलता रहे, जमे नहीं, जम करके हार्ड नहीं हो, फाइबर का इंटेक अच्छा है, मल का टेक्सचर अच्छा है, वो बहुत हार्ड होके, जैसे होता है ना कि किसी भी जगह में से किसी भारी चीज को निकालना है जो सॉफ्ट होकर के नहीं निकलना चाहती, तो वो उस जगह को निकालने में खरोंचन आती है आसपास। पाइल्स का क्या हिस्सा है कि पाइल्स में जब मल गाढ़ा टाइट होकर के आंतों में से ऊपर से नीचे की तरफ जब चलता है तो आंतों की दीवारों पर रगड़ते हुए चलता है जी, और उस रगड़न की वजह से आंतों की दीवारों पर टेलीस्कोपिंग होती है। अब टेलीस्कोपिंग किस तरीके से होती है, अगर हम देखें कि जैसे यहां अगर कोई चीज ऐसे करके रगड़ के चलेगी ना, तो ये जो है आगे की तरफ कुछ इकट्ठा हो रहा है, आप देखो ये जो इकट्ठा हो रहा है ना, जी, जी। अब ये आंतों में कुछ इस तरीके से इकट्ठा होता है कि आगे आगे आकर के, जैसे अपन किसी चीज को वो करते हैं ना कि आगे आगे चल करके वो टेलीस्कोपिंग हो जाती है। जैसे कभी कभी हमने देखा हो कि सुई में अगर धागा डाला और धागा मोटा है, इधर से जोर से खींच दिया तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है जी, फंस जाता है बराबर। तो ऐसे ही मल जब रगड़ते हुए नीचे की तरफ उतरता है तो वो आगे की तरफ, मल के आगे आगे म्यूकोसल मेम्ब्रेन इकट्ठी हो जाती है, और उस इकट्ठी होने की वजह से जो खून की नली है उसमें खून आगे की तरफ भर करके वो मस्से टाइप में बन जाता है। अब उसको लोग जनरली पाइल्स का मस्सा बोलते हैं, लेकिन है तो कब्ज की वजह से ही। अब कब्ज को बिना ठीक किए अगर कोई पाइल्स के मस्से का ऑपरेशन करा ले तो ये बिल्कुल फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जूते में कील की वजह से पैर में घाव। अब घाव की पट्टी करा रहे हैं लेकिन कील नहीं निकाल रहे, तो आप जितनी बार जूता पहनोगे उतनी बार वो कील आपके पैर में लगेगी और घाव बढ़ता रहेगा। आप बेशक अपने पैर का बार बार पट्टी कराते रहो, तो बार बार पाइल्स के मस्से कटवाते रहो, अगर आपने कब्ज को खत्म नहीं किया तो वो कभी खत्म नहीं होगी। और ये मान लीजिए धीरे धीरे करके लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि भाई पेट को तो साफ करना पड़ेगा, अगर पेट साफ नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किल है। अब आप बताएं कि यहां आपको जो आपके सिम्टम्स थे उसमें कैसा लगा? उसमें सर
एक दो दिन तो मल गया, टाइट गया, मतलब उसके बाद धीरे धीरे एकदम से। शुरू में मैं आता था, मतलब हाँ, थोड़ी परेशानी रही, ऐसा लगा कि शायद गलत जगह तो नहीं आ गई। जी दर्द रहा। तो उसके बाद फिर धीरे 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 अभी मतलब एकदम नॉर्मल है, कोई जलन नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और हालांकि होगा अंदर में, क्योंकि वो जो जख्म है, हाँ, लेकिन उससे मेरे को तकलीफ नहीं है अभी मतलब आपको ना तो कोई बर्निंग हो रही, हाँ, कोई बर्निंग नहीं, ना ब्लड जा हो रहा। जी जी। अच्छा, पहले ब्लड कितना फ्रिक्वेंटली जाता था, कब जाता था सर, बीच बीच में कभी, मतलब अचानक से भोजन तो है ना, कभी तीखा कर लिया, कभी कुछ कर लिया। हाँ। और ऐसा सर मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार का अनुभव है। अब इतने समय में रहा हूँ ना, तो जो आलू जैसे खाए ना, आलू का चिप्स, एक बार मैंने उपवास में आलू का चिप्स ही खा लिया बहुत शाम को। उस दिन तो ठीक था। दूसरे दिन ना सर, एक सेकंड ही समझो वहां आग जली इस टाइप की, एक सेकंड का 10 को ऐसे बचना चांस मुश्किल था। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आलू बादी कारक होता है। पुराने समय में लोग बादी बोलते थे, आज तो बादी हो गई, पहले गैस वैस नहीं बोलते थे, एसिडिटी नहीं हाँ जी, बादी हो गई। तो वो आलू जो है वो बादी कारक होता है, और आलू बादी करवाता है। अगर हमने आलू खा लिया, या आलू भी आजकल क्या है कि आजकल आलू भी लोग पहले तेल में पहले काटेंगे, छील करके पहले तेल में उसको ऐसे तल देंगे जैसे पूड़ियां तल रहे हैं, और उसके बाद उस तले हुए आलू के टुकड़ों को फिर दुनिया भर का मसाला और वो डाल करके, तेल चिकनाई, फिर उसमें ग्रेवी बना के डाल के वो तो खाया जा रहा है। अब अगर वो खाया जाएगा तो डेफिनेटली पेट तो बिल्कुल ही जाम हो जाना है उससे। आलू को सर ऐसे खाने से तो नहीं, पर तला हुआ जो है ना, चिप्स जो है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है तला हुआ। बिल्कुल। और फल्ली दाना भी देखा मैंने, फल्ली दाना भी तल के खाओ ना, उस दिन जो है तला में देखा, तला और भुना हुआ में उसका ज्यादा असर होता है, मतलब जख्म दर्द मैंने अनुभव किया दूसरे दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपको लगता था, अब उसमें आपको कितना आराम लग रहा है? ये आराम के हिसाब से जैसे परसेंटेज में देखें, परसेंटेज में सर अभी मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं फिलहाल, मैं कहूँ तो ईमानदारी से। अच्छा। है ना, 90% आप कह सकते हो अंदर हो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी, बिल्कुल। अच्छा। और अब आपने शायद ये सीख भी लिया, हाँ, कि रूटीन आपको ऐसा ही रखना जी जी। अब यहाँ पर आसन की हालत में करता था घर में भी, पर यहाँ कुछ और विशेष भी सीखा ना। कुछ पेट से संबंधित आसन जो है। हाँ, तो आहार चिकित्सा भी सीख ली, व्यायाम चिकित्सा जिसमें योग भी कराया जाता है, प्राणायाम भी होते हैं, व्यायाम भी, टहलना भी, ये सब भी इक्वल आवश्यक है। जैसे लोगों को लगता है कि पाचन तंत्र खराब है तो केवल खाने को ठीक करके ठीक कर लेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ खाने को ठीक, अकेले खाने को ठीक करने से बहुत ठीक होगा, लेकिन पूरा ठीक नहीं होगा। खाने को भी बढ़िया है, उसको खाना कैसे है और उसको पचाना कैसे है, मतलब एक्सरसाइज मेहनत हम नहीं करेंगे तो भी कोई काम करे, बढ़िया भोजन भी है। बिल्कुल। तो ये रहता है कि आप भोजन, अकेले भोजन से पूरी चीजों को ठीक नहीं कर सकते, व्यायाम आवश्यक है। और अकेला व्यायाम जो होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि अकेला कौन सा, अकेला अकेला वो भी खत्म, अकेला नहीं कर सकता। तो व्यायाम भी, अगर आप अकेला व्यायाम कर रहे हो, खाना खा ही नहीं रहे, तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, खाना ही खाना खाए जा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे, तो भी प्रॉब्लम है जी। खाना व्यायाम दोनों चीजों को समन्वय में बिठा करके सही तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो डेफिनेटली पाचन के तंत्र की जो गड़बड़ियां हैं वो पूरे तरीके से ठीक हो सकती हैं। और मैंने सर ये भी अनुभव किया, भूख को मारने से भी कब्ज होता है। डेफिनेटली मैं देखा कई बार, भूख में थोड़ा कम खा लो ना तो भी नहीं होता मल साहब। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फाइबर्स का यूज जो है ना वो ज्यादा करना पड़ेगा। फाइबर मतलब ज्यादा मात्रा में सलाद, ज्यादा मात्रा में सब्जी उबली हुई, ज्यादा मात्रा में फल, सब्जियों का सूप ले लिया, अंकुरित अन्न ले लिया, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, मोटा आटा, अगर रोटी ले रहे हैं तो मोटे आटे की रोटी खानी है। फिर पानी बहुत ज्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर जो खाया पिया है उसको पूरे शरीर में घुमाना है ताकि पूरे शरीर में अच्छे तरीके से चले, तब जाके पूरे शरीर का पोषण करे। उसी क्रम में आंतों का भी पोषण हो। और आंतों का जैसे होता है ना कि घर में 4 बच्चे हैं और घर में दुनिया भर का पैसा है, लेकिन उन 4 बच्चों को खाना खिलाया ही नहीं जा रहा, तो फिर पैसे के होने से उनकी ताकत नहीं बनेगी। ताकत कब आएगी? जब उस पैसे से भोजन लाओ, बढ़िया बनाओ, पकाओ, सही समय पर सही तरीके से बच्चा खाए, फिर उसको ताकत मिलेगी, फिर वो व्यायाम करे, ताकत मिलेगी।
ऐसे ही शरीर में आपने खा दिया लेकिन वो आंतों तक अगर पहुंचेगा नहीं तो आंतों की ताकत नहीं बढ़ेगी। आंतों की ताकत बढ़ानी है तो भोजन जो लिया गया है उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके पोषक तत्वों को। उसके लिए व्यायाम आवश्यक है। इलाज जो प्राकृतिक चिकित्सा का जैसे सवेरे दोपहर और शाम 3 टाइम रहा, उसमें आपका क्या क्या करा गया? सुबह सर अपना मिट्टी पट्टी से शुरू होता था, गरम 2 मिनट गरम पट्टी, उसके बाद आधे घंटे के लिए वो मिट्टी पट्टी, ठंडी मिट्टी पट्टी, और उसके बाद फिर अपना आगे फिर नाश्ता से कर गए तो फिर मालिश के बाद 15 मिनट का गरम स्नान, 5 मिनट का ठंडा का। इसमें बेस पॉइंट जो पाचन तंत्र के रोगों के लिए है वो पहला थोड़ी देर के लिए सेक, अगर पित्त बहुत ज्यादा होगा तो सेक नहीं करना है, बिना सेक के डायरेक्ट मिट्टी की पट्टी लगाई जाएगी। और अगर पित्त ज्यादा नहीं है तो फिर पहले सेक करेंगे, उसके बाद मिट्टी की पट्टी करेंगे और उसके बाद फिर एनिमा करते हैं। एनिमा करने के बाद पेट जब अच्छे से साफ हो जाए उसके थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ा हल्का सुपाच्य आहार जिसको अल्पाहार बोला जाता है, और उसके बाद फिर आप वापस जाते हो, हल्का रहता है थोड़ा सा, तो आप जाकर के 15-20 मिनट के बाद मालिश करा लेते हो। और गर्म ठंडा कटी स्नान, तो की पॉइंट्स आप सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा घर पे कर सकते हैं। और कटी स्नान अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कटी स्नान गर्म ठंडा नहीं हो पा रहा तो पेट का गर्म ठंडा सेक हफ्ता में 2-3 दिन तो कर ही सकते हैं ना, कटी स्नान और मिट्टी पट्टी तो समय निकाल, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये होता रहेगा तो ये मान लिया जाए कि आपको पेट से संबंधित समस्या आज तो परेशान करना बंद कर ही दिया उसने, अगर ये करते रहोगे तो दोबारा कभी भी परेशान करने के मोड में नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक रहेगा सारा। बता रहा हूँ, जैसे ठीक हो जाता बीच में कोई दवाई लेता ना, आपका अभ्यस्त हो गया तो तुरंत आराम मिलता था, अभ्यस्त से जलन और आपका ये मिल जाता था। तो इतना भी ठीक हो जाता था कि मैं जात्यादी तेल जो होता है आपका आयुर्वेदिक, वो मैं पूरा उंगली से पूरा लगा लेता था, दर्द नहीं होता था, ठीक है, जख्म रहता था बिल्कुल। पर अभी इतना बढ़ गया कि मेरे को वहां से मतलब छू भी नहीं सकता था वहां पे। और मैंने देखा कुछ में सर बाहर ऐसे हो ना तो बाहर से दवाई काम नहीं करता जाता, ऊपर से लगाओ तो लेप का कोई काम नहीं, ऊपर से तो इसलिए काम नहीं करेगा ना, जैसे अपन किसी भी किसी कमरे में कोई छिपकली मर जाए, उसकी बदबू आए और अपन उसमें स्प्रे करते हैं तो बदबू थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि भाई खुशबू आ रही है, लेकिन बदबू कहाँ जाएगी, वो तो सड़ तो यहीं रही है ना, उस कारण को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आपके बाहर से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए जरूरी है। जैसे पाइल्स का कट लग गया या पाइल्स फूट गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई, अब फूटे हुए पाइल्स पर कहीं कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए आप जात्यादी लगा लो, सोफ्रामाइसिन लगा लो, बेटनोवेट लगा लो, कुछ भी लगा लो। लेकिन जो कारण है उस मस्से के बनने का, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, जो रगड़न है, वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक चीजें पूरे तरीके से खत्म नहीं हो सकती। अब वो रगड़न खत्म करने के लिए आहार और व्यायाम चिकित्सा आवश्यक है। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे आप जो मिट्टी की पट्टी या फिर एनिमा, जैसे पाइल्स के केस में जो एनिमा होता है उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड अच्छे तरीके से किया जाए। जन लोग कह देते हैं कि पाइल्स में एनिमा नहीं लगता, पाइल्स में तो एनिमा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के एनिमा लगाया जाए। पहले कैस्टर ऑयल को लगा लो, कैथेटर पे ऑयलिंग कर लो, इंसर्शन बहुत कैथेटर का बहुत स्लो होना चाहिए ताकि कोई जो मस्से हैं पाइल्स के बिल्कुल पतली झिल्लियां होती हैं, अगर थोड़ा सा भी वो हिट हुए तो ब्लीडिंग हो जाएगी, उससे लोग घबरा जाते हैं। तो वो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सा प्रोसेस है, उसको अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। ये है, मतलब अब अपने को बहुत अच्छा आराम लग रहा है जी। चलो बहुत बढ़िया। और कोई चीज जो अपने जो देखते हैं लोग अपने चैनल को, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे सर मैं यही कहूंगा कि पेट सही तो सब सही, सिर्फ पाइल्स की बात नहीं है सर, मैंने देखा ना सिर्फ पाइल्स की बात नहीं है इसमें, तो मतलब सही है बिल्कुल। आपने जैसे यहाँ और भी लोगों से आप मिला होगा, तो जो लोग जैसे हार्ट के लिए आए हैं या फिर डायबिटीज के लिए कोई आया है, लिवर के लिए आया है, या फिर कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए कोई आया है, कोई किडनी का परेशानी लेकर के आया, क्रेटिनिन किसी का 9 आ रहा है, तो इन सब लोगों के लिए भी चिकित्सा जो हो रही है, तो मुख्य में देखा पेट पे फोकस हो रहा है, पेट पे फोकस है ना, उनका भी कटी स्नान हो रहा है, मिट्टी पट्टी हो रही है, भोजन वही है, दिनचर्या भोजन जो है, भोजन में
कुछ कुछ चेंजेस हाँ कुछ कुछ चेंजेस है थोड़ा थोड़ा। तो वो अकॉर्डिंगली, जैसे अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसके लिए खाना अलग है, किसी की किडनी की फंक्शनलेबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए अलग डाइट थेरेपी भोजन होगी। है तो सिंपल ही ना, बिल्कुल सादा, उनका ही भोजन सिंपल ही है। मैंने देखा शायद अपने भोजन में सब मिर्ची नहीं पड़ती लगता है सब्जी में। बिल्कुल भी कोई मिर्ची, मसाले, तेल बिल्कुल जरा सा होता है। घी भी जो रोटी पर लगाते हैं वो बिल्कुल जरा सा ही लगता है। रोटी जो बनती है वो गेहूं भी अपन उगाते हैं अपना। गोबर गैस लगी हुई है तो सिकाई रोटी की गोबर गैस पर होती है, चूल्हे पर। तो वो जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम नेचुरल है, उस हिसाब से भोजन बनाया पकाया जाता है। ठीक है सर, ये अपना इसबगोल बताओ, डेली लेने में कोई नुकसान तो नहीं है? रेगुलर मतलब जी। आप अच्छे तरीके से भोजन करो, खूब व्यायाम करो। कभी जब ऐसा लगे कि थोड़ा कब्ज जैसी लग रही है तो फिर गुनगुने पानी से इसबगोल लेना, बाकी रोज लेने की आवश्यकता है। ठीक है।